हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन माय चैनल शिप्रोनॉमिक्स। आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने बनाया है। आपका कहना है मैम डेवलपमेंट के कुछ और क्वेश्चंस करा दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जितना भी समय अवेलेबल हो रहा है मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दे रही हूँ। जिन क्वेश्चंस पर ज़्यादातर आपकी नज़र नहीं पड़ती या जो क्वेश्चंस आपको काफ़ी अननोन लगते हैं, और ये जो वीडियो है खासकर यूजीसी नेट के लिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं नेट में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, यूजीसी नेट एंड जेट क्वालिफाइड। आई एम पीएचडी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट मेरा स्पेशलाइजेशन है इकोनोमेट्रिक्स में। और दिस इज माई नंबर 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। एंड मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट मेरे ऐप पर अभी यूजीसी नेट फरवरी के लिए, जो अभी आप लोग फरवरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ डेली चल रही है। लाइव टेस्ट सीरीज़ इसकी स्टार्ट है। और जून 2023 के लिए अगर आप अपियर होना चाहते हो तो उसके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने यहाँ रखा है कि जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय का फलन है, ये किसने कहा था? पॉपुलेशन ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये किसका कहना था? नेल्सन, लुइस टोडारो और लिविंगस्टन। तो देखो यहाँ पर दो के बीच में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि दोनों मॉडल जो है लगभग एक जैसे हैं। खासकर नेल्सन का मॉडल, नेल्सन का जो आप पढ़ते हो न्यूनतम पास, और लिविंगस्टन का मॉडल, तो हार्वे लिविंगस्टन का मॉडल और नेल्सन का मॉडल दोनों इसकी बात करता है। लेकिन यहाँ पर हार्ले लिविंगस्टन का कहना था, हार्वे लिविंगस्टन का कहना था कि जनसंख्या वृद्धि जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, वो प्रति व्यक्ति आय का फलन है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि नेल्सन का मॉडल है या लिविंगस्टन का मॉडल है, क्योंकि नेल्सन का मॉडल भी ऑलमोस्ट यही बात करता है और लिविंगस्टन का मॉडल भी ऑलमोस्ट यही बात कहता है। लेकिन लिविंगस्टन का ये कहना था कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रति व्यक्ति आय का फलन है। लिविंगस्टन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है? आप जब ये मॉडल पढ़ोगे, लिविंगस्टन का जब मॉडल पढ़ोगे तो उसमें लिविंगस्टन ने बहुत अच्छे से बताया है कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है और उसके सब्सिस्टेंस लेवल से बढ़ती है। सब्सिस्टेंस लेवल इनकम क्या होता है? जितना आपको जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उससे जब आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे से लिविंगस्टन ने कहा है कि सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त होने लगते हो और आपको बढ़ी हुई जनसंख्या या आपके घर का जो ज़्यादा सदस्य है, आपके घर में ज़्यादा सदस्य आपको फिर क्या हो जाते हैं, बर्डन लगने लगते हैं, है ना। आपको लगता है कि छोटी फैमिली होनी चाहिए। तो बेसिकली यही बात लिविंगस्टन ने बोली है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ने लगती है और लोग बिजी होने लगते हैं, जिसके कारण से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसमें थोड़ी सी रोक लग जाती है। ठीक है, शुरुआत में तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई रहते हैं, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम सब्सिस्टेंस लेवल से बढ़ जाती है तब यहाँ पर जो है बर्थ रेट पर कंट्रोल होने लगता है। तो इनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ती है तो जनसंख्या पहले तो बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी। हार्वे लिविंगस्टन के अनुसार जनसंख्या की जैविक वृद्धि दर कितनी है, बायोलॉजिकल रेट, तो 3%, 4% या दोनों। तो इन्होंने कहा था कि ये जैविक वृद्धि दर क्या है, वो अधिकतम दर है, जितनी दर तक जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। ठीक है, इन्होंने ये मैक्सिमम रेट बताया कि इस रेट तक तो जनसंख्या बढ़ेगी ही, और इसको बहुत ही अच्छे अपने ग्राफ से इन्होंने बताया, जिस ग्राफ में इन्होंने जनसंख्या वृद्धि की दर और प्रति व्यक्ति आय दोनों का ग्राफ इन्होंने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया है। आप जब इनकी थियरी आप पढ़ोगे तो आप इस तरीके का आपको एक डायग्राम मिलेगा। तो जहाँ पर ये दोनों प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या वृद्धि दर एक होती है, उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम होने लगती है। तो लिविंगस्टन के अनुसार जनसंख्या का जो बायोलॉजिकल ग्रोथ रेट है वो 3 से 4% तक होता है। तो यहाँ पर जवाब होगा दोनों। निम्न पास संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था?
निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन का दिया हुआ था। नेल्सन का निम्न संतुलन का सिद्धांत किस सिद्धांत की मान्यता पर आधारित है? इस तरह के सवाल भी आते हैं, है ना, कि नेल्सन का जो निम्न संतुलन पास का सिद्धांत है, यह सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? रिकार्डो, माल्थस, नर्क्से या टोडारो? तो इन्होंने अपने मॉडल में माल्थस के मॉडल से सपोर्ट लिया। इन्होंने माल्थस का मॉडल क्या कहता है कि एक सबसिस्टेंस लेवल होता है ना, एक सबसिस्टेंस लेवल इनकम होती है, मतलब उतनी इनकम जितनी दिनचर्या को चलाने के लिए आपको चाहिए, जीवन स्तर आपका चलने के लिए जितनी इनकम चाहिए, सबसिस्टेंस लेवल इनकम कहते हैं। तो अगर आपकी इनकम उस सबसिस्टेंस लेवल को पार कर जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो नेल्सन का जो निम्न संतुलन पास का सिद्धांत है, ये माल्थस के सिद्धांत पर आधारित है। शहरी ग्रामीण प्रवसन का मॉडल किसने दिया था? अर्बन रूरल माइग्रेशन मॉडल। तो ये बहुत ही फेमस मॉडल है टोडारो का। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट कि अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था ने दूसरे क्षेत्रों की उपेक्षा करके निर्यात उद्योग का विकास किया है, जिसके कारण यह अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव के खतरे में फंस गई है। तो ये कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है ये, और ये कथन है प्रेविश एंड सिंगर का। प्रेविश एंड सिंगर के मॉडल में आप पढ़ते हो ना, प्रेविश सिंगर का कहना है कि अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा घाटे में ही रहता है। पहली बात वो ये बताते हैं। दूसरा बताते हैं कि उनकी जो विदेशी विनिमय का अर्जन है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो जितना उनको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। तो इसका कारण ये क्या कहते हैं? इसका कारण कहते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है, वो सभी क्षेत्रों की उपेक्षा कर करके किसी एक क्षेत्र पर ध्यान देती है। और वो किस क्षेत्र पर ध्यान देती है? जो निर्यात उन्मुख क्षेत्र है ना, जिस क्षेत्र से ज़्यादा निर्यात हो रहा है। तो अगर एक क्षेत्र को ज़्यादा आप ग्रोथ कराओगे और बाकी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दोगे, तो जब इंटरनेशनल लेवल पर कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जाएगा तो आप फंस जाओगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लो उस एक वस्तु की कीमत घट गई, तब तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? घाटे में चला जाएगा। तो इसको बड़े ही अच्छे से प्रेविश सिंगर मॉडल में समझाया गया है, और उन्होंने कहा भी है कि अल्प विकसित देश जो है उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा घाटे में रहता है, विदेशी विनिमय का अर्जन भी वो ज़्यादा नहीं कर पाते, और इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि वो विभिन्न क्षेत्रों की उपेक्षा कर करके केवल एक क्षेत्र का विकास करते हैं, जो कि निर्यात उद्योग कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कीमत बढ़ती या घटती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत के उतार चढ़ाव में फंस जाती हैं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं। तो ये प्रेविश सिंगर का मॉडल है। चेन्नरी के द्वि अंतराल विश्लेषण के अनुसार यदि बचत अंतराल विदेशी विनिमय अंतराल से बड़ा होता है तो अर्थव्यवस्था क्या कही जाएगी? ये भी आप पढ़ते हो चेन्नरी का मॉडल। चेन्नरी ने दो अंतराल की बात की थी, एक तो बचत अंतराल और दूसरा विदेशी विनिमय अंतराल, है ना, सेविंग गैप एंड फॉरेन एक्सचेंज गैप। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि सेविंग गैप ज़्यादा हो जाए, बचत अंतराल बड़ा हो जाए विदेशी विनिमय अंतराल से, तो ये अर्थव्यवस्था क्या कही जाएगी? तो इसको उन्होंने कहा था सेविंग कॉन्स्ट्रेंट या बचत अवरोध। ठीक है, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट। आई होप मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, और ये जो चैप्टर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कीजिए। एंड मेरे ऐप पर मतलब मैं अगर बताऊं तो ये 3-4 चैप्टर मैं अभी कराने वाली हूँ। इसको अभी मैंने भी नहीं कराया, तो मैं फटाफट आजकल में नेल्सन वाला जो मॉडल है, चेन्नरी का मॉडल है और टोडारो का मॉडल, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं, ये इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ड्यूअल गैप का मॉडल, तो ये सारे मॉडल अभी मुझे भी कराने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इन सभी से रिलेटेड MCQs, अगर आप फरवरी 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हो नेट का, तो MCQs के टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जो कि मैं हर शाम 8:30 में करवा रही हूँ लाइव। और अगर आप जून के लिए अपेयर होना चाहते हैं नेट में, तो उसके लिए भी लाइव क्लासेस स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है। मेरे ऐप का नाम है शिप्रानॉमिक्स, और उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।